सरकार इसी बजट सत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल लेके आने वाली है। एक नहीं, मैं तो कहूंगा दो, जिसमें संविधान संशोधन की भी जरूरत पड़ेगी। आपको याद होगा 2023 में सरकार ने 33% विमेन रिजर्वेशन को पास किया था और तब बोला था कि ये 2029 से हम लोकसभा में इसको अप्लाई करेंगे, जिसमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। बिल जो आने वाले हैं दो अभी, जिसमें अमित शाह की जो बाकी के जो दूसरे पार्टीज हैं उनके साथ लगातार मीटिंग चल रहे हैं ताकि एक आम सहमति बने और इस पूरे जो क्रिया है इसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें बेसिकली इतना होना था कि जैसे आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट हाउस ये सब नए बने थे हमारे, ठीक है। लोकसभा की आज की कैपेसिटी 888 है और अगर ज्वाइंट सेशन अगर बुलाना पड़ जाए तो 1250 पौने 1300 के आसपास सीटिंग उसमें हो सकती है। सरकार ने सारी चीजों को उसी हिसाब से प्लान किया था, पर एक शर्त उसमें रखी थी कि जो महिला आरक्षण 33% का होगा उसे इसमें से नहीं देंगे, उनकी सीटें उसमें बढ़ाई जाएंगी। यानी कि अगर 543 सीटें ये हैं, उसमें 33% सीटें और बढ़ के आएंगी, वो महिलाओं के लिए हर राज्य में आरक्षित उनके हिसाब से करी जाएंगी। लेकिन इसमें भी चुनौतियां बहुत सारी थी। तो पहले क्या करेंगे, इसकी एक टाइमलाइन को देख लेते हैं कि हमारे लोकसभा में कब कितनी सीटें रहीं, क्योंकि पहला डिलिमिटेशन कमीशन 1952 से स्टार्ट हुआ था और फिर 1976 में जाके जो सीट आज हम देखते हैं 543 लोकसभा की, उस टाइम पे फ्रीज कर दी गई थी 2001-2002 के लिए। 2002 में उन्हें फ्रीज करके 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया था। तो वो चैलेंजेस क्या थे, क्यों इनको फ्रीज किया गया, हम आज भी क्यों 1971 के सेंसस के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उन चुनौतियों को भी देखेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से वो कृपया करके सब्सक्राइब हमें जरूर कर लें, ठीक है। देखो, ये हिस्टोरिकल जो डिलिमिटेशन था उसकी टाइमलाइन है बेसिकली। पहला जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो सेंसस 1951 के डेटा के हिसाब से था और जस्टिस चंद्रशेखर जो अय्यर थे उन्होंने इसको हेड किया था, इस डिलिमिटेशन कमीशन को। और लोकसभा की सीटें 494 थी उस टाइम पे, यानी कि ये बात पे आपको गौर करना है कि 543 हमेशा से नहीं थी, 494 थी। ये 1951 का जो सेंसस था उसके आधार पे था। फिर 1963 में जब दोबारा से सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन बना तो 1961 के सेंसस के हिसाब से सीट्स को 494 से बढ़ा के 522 उन्हें कर दिया गया था, ठीक है। ये था दो से, और आप देख रहे होंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें हर राज्य दर लोकसभा में हर 10 साल के बाद बढ़ रही हैं, ठीक है। फिर आता है तीसरा डिलिमिटेशन कमीशन और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो डिलिमिटेशन कमीशन थे उसमें से था। ये 1971 में हुआ, जिसे जस्टिस जे.एल. कपूर ने हेड किया था और यहां पे 522 से सीटें बढ़ा के कर दी 543 एंड असेंबली सीट्स फ्रॉम 3771 टू 3997। यानी कि सीटें सिर्फ लोकसभा की नहीं बढ़ेंगी, जो असेंबली की सीट्स हैं वो भी राइज उनमें आएगा, जैसे यहां पे आता था। इसके बाद जैसे 1973, तो उसके बाद कोई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 81, 91 के जो सेंसस थे उनमें नहीं करी गई। रीजन पे आएंगे, क्योंकि जो साउथ के स्टेट्स थे उनकी क्या समस्याएं थी। जो चौथा डिलिमिटेशन कमीशन हुआ जो 2001 के सेंसस पे था, जिसे जस्टिस कुलदीप सिंह ने हेड किया था, तो उस टाइम पे सिर्फ रीएडजस्टमेंट किया गया था बाउंड्रीज में, सीटें नहीं बढ़ाई गई। कि जैसे होता है ना कि जैसे यूपी में मानो 80 सीटें हैं, तो अब किसी जगह की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, किसी की थोड़ी कम रह गई है, तो सीट्स को रीएडजस्ट कर दिया ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट है विद इन द स्टेट या जो पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। और जो 84th अमेंडमेंट 2002 का आया उसने फ्रोज कर दिया सीट्स को टिल 2026, यानी कि ये साल जिसमें आज हम खड़े हैं, 2026 तक सारी सीटों को फ्रोज कर दिया गया। उसका सबसे जो कारण था सबसे बड़ा वो था कि भाई जो साउथ के स्टेट्स हैं उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे, सोशल इंडिकेटर पे काफी सारे काम करे थे। अब क्योंकि उन्होंने बहुत सारा उस पर काम किया, पॉपुलेशन उनकी एक्सप्लोड नहीं हुई, बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं, इवन प्रोपोर्शनेट उतने के आसपास उन्होंने मेंटेन किया उसको, जो रेशियो था। लेकिन जो नॉर्थ के स्टेट्स जैसे यूपी है, बिहार है या राजस्थान है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी और जो सीटों का आवंटन होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन का, उसमें एक प्रमुख कारण था कि वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। अब सरकार को क्या था कि भाई ये जो 2023 में महिला आरक्षण बिल उन्होंने पास करवाया, अप्लाई होना था 2029 से, कि जो लोकसभा चुनाव होंगे वहां से अप्लाई होगा। लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट सेंसस होगा उसका हो जाना जरूरी था। अब वो होना तो वैसे 2021 में था, लेकिन अब पहले कोविड आया और फिर लोकसभा के चुनाव आए और वो टलते टलते
पता नहीं कौन से ऐसे कारण थे जिससे वो हो ही नहीं पाया। अब जाके होगा वो, तो 2 साल तो सेंसस को करने में लगेंगे, क्योंकि अप्रैल 2026 से फॉर्मली स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऑन ग्राउंड जाके अप्रैल से या मई से कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 साल इसको करने में लग जाएंगे, पूरा मतलब डेटा को फॉर्मुलेट करने में और इकट्ठा करने में, ठीक है। फिर 29 का चुनाव आ जाएगा, तो फिर डिलिमिटेशन कैसे होगा उस पर इतने कम टाइम में। तो सरकार का बेसिक प्लान ये है कि हम 2011 सेंसस को आधार बनाएंगे, इसलिए कानून में संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले के कानून जो था उसके हिसाब से 2026 का सेंसस उसमें काउंट होता है, ठीक है। बड़ी बात इसमें यह है कि आम सहमति बनेगी कैसे, साउथ के स्टेट्स को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि वो तो कहेंगे कि हमने मतलब बेहतर काम किया, फैमिली प्लानिंग बेटर करी, सोशल इंडिया सब ठीक ठाक किया, लेकिन पॉलिटिकली तो कमजोर हो जाएंगे वो। लॉजिक उनका एक वजह से ठीक भी है। अब क्योंकि इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं आया, जब लोकसभा में अगर आता है ये बिल तो पता चलेगा, लेकिन जो मतलब खबरें चल रही हैं उनसे ये पता चल रहा है कि शायद 50% के आसपास सीटें बढ़ा दी जाएंगी। 50% के आसपास की सीटों का मतलब है, अगर आप ध्यान देंगे तो, कि अभी की जो सीटें हैं, जैसे अभी की जो हमारी सीटें हैं वो हैं जैसे 543, वो बढ़ के हो जाएंगी तुम्हारी 816 के आसपास, ठीक है। अब 50% जैसे अगर जब सीट बढ़ेंगी तो यूपी में जैसे अभी 80 हैं तो 120 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे राजस्थान में अगर 25 हैं तो 25 में अगर आप, अब क्योंकि 12.5 बनता है तो 13 जोड़ देंगे तो 38-39 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो सीटों का जो आवंटन है वो इस तरह से एक फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले में एक कमी है वैसे, क्योंकि ये फिर पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुमने इक्वली सबको ही दे दिया कि सबका प्रोपोर्शन वही रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो फिर सेंसस का आंकड़े को कैसे इसमें फिट करेंगे, क्योंकि वो तो फिर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो कुछ मेथड निकलेगा, जब मेथड आएंगे तो मेथड के हिसाब से भी बात करेंगे, पर क्योंकि अभी तक मेथड नहीं आया तो उस पर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो कुछ चुनौतियां हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। ये वो वाला फोटो है जब 2023 वंदन अधिनियम जब पास हुआ था, ठीक है। देखो मौजूदा जो लोकसभा है उसमें 272 है नंबर, और प्रस्तावित में जो महिलाओं की संख्या है वो अकेले 273 हो जाएगी, यानी कि जब 816 सीटें होंगी तो उसमें जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो 273 के पास हो जाएगा, जो आज के समय में मेजोरिटी का नंबर है, ठीक है। और 543 से बढ़कर 816 देखो हो ही जाएगा। और क्योंकि कानून पास किया था तो 2029 के चुनाव से पहले 33% आरक्षण लागू करना है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है इसमें अब आम सहमति बनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अब विरोध भी बहुत ज्यादा नहीं इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर विरोध किया तो महिलाओं के वोट से छेड़छाड़ हो जाएगी, ठीक है ना। और विमेन फैक्टर इंडिया में हर चुनाव में एक जो 50% वोट है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो अमित शाह ने जो एनडीए विपक्षी दल है उनसे लगातार संपर्क कर ही रहे हैं कि कैसे इसको मतलब फॉर्मूला क्या बनाया जाए। सबसे बड़ी बात इसके फॉर्मूले की है। जैसे यूपी में लोकसभा की 15% सीटें हैं, 80 हैं, और अगर 816 हो जाती हैं उस हिसाब से, क्योंकि टोटल 50% बढ़ी, तो यूपी में भी अगर मैं 50% बढ़ाऊंगा तो 120 हो जाएंगी, ठीक है। और इनमें से 40 सीटें महिलाओं के लिए, अब 120 का जो 33% बनेगा वो यानी 40, तो 40 सीटें वो हो जाएंगी। एक बड़ी चुनौती इसमें और भी आएगी, क्योंकि अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे तो 5-6 बार वो बिल लेके आए थे, ये वाला महिला आरक्षण वाला, लेकिन कभी पास नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो कैटेगरीज में रिजर्वेशन मिलता है लोकसभा के इलेक्शन में वो मिलता है एससी और एसटी कम्युनिटी को। अब जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो भी विद इन द ग्रुप ही शायद वो दिया जाएगा, इसका भी खाका भी आना बाकी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। तो उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव और बाकी के जो नेता होते थे वो क्या बोलते थे कि इसमें ओबीसी विमेन के लिए भी अलग से सेक्शन बनाओ, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल हेडेक मतलब एनडीए के लिए भी होगा, और कैसे सरकार इससे जूझेगी, क्योंकि ओबीसी के लिए उस लेवल पे कोई रिजर्वेशन नहीं दिया था, वो एससी और एसटी कम्युनिटी को ही मिलता है, ठीक है। तो जैसे यूपी की सीटें बढ़ेंगी तो बंगाल में 42 से 63 हो जाएंगी, ऐसे ही हर राज्य की सीटें बढ़ेंगी। और तमिलनाडु की अगर उसी प्रोपोर्शन में बात करें, ठीक है। अब ये क्योंकि 50% का जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन बेस्ड नहीं है, तो तुमको सबकी सीटें बढ़ती हुई दिखेंगी इसमें। प्योर अगर मैं क्या कहते हैं पॉपुलेशन बेसिस लगाएंगे तो बहुत जगह की घट भी जाएंगी। सदर्न स्टेट्स में हो सकता है कुछ कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट्स के मुकाबले कम बढ़े और कम घट भी जाएं, ठीक है। लेकिन जो स्टैलिन है उनका तो विरोध बहुत टाइम चल ही रहा था, क्योंकि उनको था कि राष्ट्रीय जनगणना का परिसीमन यानी कि जो डिलिमिटेशन होता है, तो तमिलनाडु की सीटें घट सकती हैं, घट भी सकती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है।
और जिनके पास एक एक सीट है उन्हें बढ़ा के 2-2 कर देंगे, ठीक है। और तो बहुत सारे जो सोल्यूशन उन्होंने बताए थे कि बात थी 2026 की पॉपुलेशन की, और अब बात आ गई 2011 के पॉपुलेशन पे। उस पॉपुलेशन से भी अगर हम बढ़ाएंगे और कोई फैक्टर को अगर हमने इसमें नहीं किया फॉर्मूले में, तो भी यूनिफॉर्म नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है वो यूनिफॉर्मली थोड़ी बढ़ी है। राजस्थान की कैसे बढ़ रही है, यूपी की अलग बढ़ रही है, तमिलनाडु अलग रेट पे बढ़ रहा है, सब अलग अलग रेट पे बढ़ रहा है। तो सबको उनकी 50% एक्स्ट्रा करके तो वैसा मतलब वो फिर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो एक तरह का क्या हो जाएगा कि मांडवली कर ली, हाँ चलो थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, या फिर सिर्फ इतना ही हो कि सिर्फ महिलाओं के लिए जो 33% सीटें हैं उसी को बढ़ा देते हैं बस हर जगह पे, ठीक है। तो अभी तो ये इसका छोटा सा मतलब एक पहला वीडियो था। अब जब धीरे धीरे इस पे इंफॉर्मेशन आएगी तो इस पे और भी अपडेटेड वीडियो में बनाऊंगा, और देखते हैं क्या होता है इस इशू पे। और जो भी लोग नए जुड़े वो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लें।